हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का विश्व के अन्य देशों से किस तरह के संबंध हैं और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं भारत और विश्व के जो देश हैं उनके साथ भारत के क्या रिलेशन है, किस तरीके से भारत विश्व में एशिया के जो क्षेत्र है, एशिया महाद्वीप, उसमें कहाँ पे स्थित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में है, यानी कि मध्य भाग, जो भी ये पूरा एशिया दिखाया गया है उस एशिया के बीच में है और बीच में भी दक्षिणी भाग में है, यानी कि एशिया के दक्षिणी भाग में मध्य भाग में है, जिसको हम कह सकते हैं एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है भारत। हिंद महासागर में इसकी केंद्रीय स्थिति है, ये पूरा हिंद महासागर, और इसके लगभग बीचों बीच में भारत की स्थिति है। तो हिंद महासागर में इसकी केंद्रीय स्थिति है, बीच में स्थित है। इसके अलावा भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है पूरा, उसका शीर्ष, यानी कोई भी त्रिभुज अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये शीर्ष कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो इस त्रिभुजाकार जो भाग है उसका जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ है हिंद महासागर में, इसीलिए कहा गया ये हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों के साथ बहुत निकटतम उसके संबंध हैं, यानी कि बहुत ही उसका व्यापार की दृष्टि से या सांस्कृतिक प्रसार की दृष्टि से उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भारत का जो दक्षिणी भाग है जो कि हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिंद महासागर में जितने भी देश हैं, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में ये जितने भी देश आते हैं उसमें सबसे लंबी जो सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा, वो भारत की है। और इसी वजह से जो हिंद महासागर है उसका नाम हिंद महासागर, यानी हमारे देश का जो नाम है हिंद, पहले हिंदुस्तान नाम हुआ करता था, उसी हिंदुस्तान के नाम पे ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया, क्योंकि इसकी जो स्थिति है हिंद महासागर में वो ऐसी है कि उसके जैसा कोई देश नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में जो भी देश स्थित हैं उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की ही है। और इसी वजह से, और एक तो इसकी केंद्रीय स्थिति है हिंद महासागर में, इस वजह से भी इस महासागर का नाम अपने देश के नाम पे, यानी हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर रखा गया। अब देखते हैं विश्व के देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे। तो विश्व के देशों के साथ भारत के बहुत पुराने समय से संबंध थे। समुद्री मार्गों की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन स्थलीय मार्ग से भी भारत में आने वाले लोगों की कमी नहीं थी। तो जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी उसके पहले से ही विश्व के अनेक देशों से भारत के संबंध थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय जो भी यूनानी लोग थे, अरबवासी थे, तो वो भारत में जो हिमालय पर्वत है, उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत, और इधर हिंदू कुश और सुलेमान कीर्थर पहाड़ियाँ हैं, उसमें दर्रों के माध्यम से ये जो आर्य लोग थे वो भारत में आए थे। तो ये बहुत प्राचीन समय से ही भारत से अन्य देशों के जो संबंध थे वो बहुत प्राचीन समय से ही थे, यानी उनके विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के बहुत ही पुराने संबंध थे। अब इसमें क्या है कि जो पूर्वी एशिया के देश हैं या पश्चिमी एशिया या अफ्रीका के जो देश हैं उससे भारत के बहुत निकट के संबंध थे। ये संबंध किस तरीके के थे कि प्राचीन समय से ही विचारों का और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, यानी व्यापार वाली चीज़ें भी आदान प्रदान की जाती थी, और इसके साथ ही विचार, बहुत सारे विचारों को का भी आदान प्रदान, जो सांस्कृतिक विचार होते हैं उनका भी आदान प्रदान विश्व के अनेक देशों से और भारत के बीच में होता रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो उपनिषद थे, रामायण और पंचतंत्र की जो कहानियाँ थीं वो भी विश्व के विभिन्न देशों से
देशों में पहुँचे। भारत से निकट संबंध होने की वजह से भारत में ही उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ भारतवासियों ने ही लिखा, और उसी वजह से भारत के में ही रहने वाले जो विद्वान थे, जो ऋषि महर्षि थे, उनके द्वारा रचित उपनिषद, रामायण और जो पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा जी की जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, वो विश्व के अनेक देशों में भारत से ही पहुँची थीं। इसके अतिरिक्त गणित का जो भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली है, यानी भारत में जो ये अंक प्रणाली, और यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले भारत में ही दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था, और यहीं से भारत का जो मैथ का जो एक जो मेन जो चीज़ है वो विश्व के अनेक देशों में पहुँचा। भारत में ही इसका विकास सबसे पहले हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में जो मसाले थे, मसालों का भी व्यापार, बहुत सारे जो अंग्रेज जब थे आए उस समय, ब्रिटिश या फ्रेंच या डच लोग जो भी आए, फ्रांसीसी लोग आए, तो ये लोग भारत से मसाले या जो कपड़े, जो मार्किन वाले कपड़े होते हैं, मलमल के कपड़े, उनका व्यापार, या इसके अलावा और बहुत सारी व्यापारिक जो चीज़ें थीं, जैसे नील का व्यापार किया जाता था। अक्सर करके नील की खेती की जाती थी, और नील का व्यापार हमने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा हुआ है कि भारत से मलमल के कपड़े, नील और मसालों का व्यापार भारत से बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे लैंड भी ऐसा था, भूमि भी इतनी उपजाऊ थी कि इन सब चीज़ों की खेती होती थी, और यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा थे जिनको अंग्रेज लगा देते थे और उनसे ये खेती करवाते थे। तो इस तरीके से भारत से मसालों, कपड़े जो मलमल के कपड़े थे वो, नील की खेती और अन्य कई चीज़ों की खेती की जाती थी, और उसको विदेशों में ये जो भी ब्रिटिश आए वो ले गए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों, वस्तुओं का भी व्यापार भारत से अन्य देशों में होता था। तो अभी तक तो हमने देखा कि भारत से अन्य देशों में क्या क्या चीज़ें पहुंची। अब हम देखेंगे कि जो बाहर के देश थे, यानी जो विश्व के अनेक देश थे, वहाँ से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि यूनानी स्थापत्य कला का बहुत सारा नमूना हमारे भारत में देखने को मिलता है। यूनानी स्थापत्य कला का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, उसमें यूनानी स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी, इसमें बहुत सारे पिलर्स बने होते थे और पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग खड़ी रहती थी। तो ये जो पिलर होते हैं वो यूनानी स्थापत्य कला का सबसे बड़ा विशेषता है जो हमको देखने को मिलता है। तो भारत में कहीं भी आप अगर घूमने जाते हैं और यहाँ बहुत सारे पिलर्स अगर आपको दिखते हैं उस बिल्डिंग में, तो आप ये समझ लेना उस पर यूनानी स्थापत्य कला का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त भारत में जो पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है, जिसके अंतर्गत मेनली जो गुंबद होते हैं, गुंबद और जो मीनार बनाए जाते हैं, बहुत सारे हम जो विरासत वाली चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं, तो उसमें गुंबद और मीनारों को हम देखते हैं। तो ये पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें गुंबद और मीनार पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी सिमिलर है कि यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला में दोनों में पिलर बने हुए हैं। अगर हम इसमें देखें तो मीनार के रूप में पिलर बना हुआ है, और यहाँ देखें तो भी यूनानी स्थापत्य कला में पिलर बना हुआ है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी उसमें पिलर के ऊपर गुंबद छोटा सा बना रहेगा और उसके ऊपर एकदम नुकीला सा होगा, जबकि यूनानी स्थापत्य कला में पिलर के ऊपर न गुंबद बना होगा और न वो नुकीला होगा, बल्कि उस पर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी होंगी अगर वो स्वतंत्र पिलर है तो, और नहीं तो उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। यानी पिलर का जो ऊपरी भाग है वो नुकीला नहीं होगा, उसके ऊपर गुंबद टाइप से नहीं बना होगा। ये यूनानी स्थापत्य कला का पिलर है। और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला में जो पिलर यानी मीनार जो बनाए गए उसके टॉप भाग में गोल है और मतलब गुंबद टाइप से, और उसके ऊपर नुकीली आकृति बनी हुई है।
तो इस तरीके से हमारे भारत में कई सारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें हम देख सकते हैं कि उन पे यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया यानी कि खास करके जो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला है उसका बहुत अधिक प्रभाव हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये भारत के विश्व के देशों के जो संबंध थे उसी का एक बहुत बड़ा ये प्रमाण है। इसके अलावा अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ये 2 देश उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, ये 3 देश उत्तर में स्थित हैं। इसके अलावा पूर्व में 2 देश हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, और इसके अतिरिक्त दक्षिण में 2 द्वीपीय देश यानी ऐसा देश जो द्वीप समूह के रूप में हो या द्वीप के रूप में हो। अब द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसमें स्थल भाग, एक छोटा स्थल भाग बहुत बड़े जलीय भाग से घिरा हुआ होता है। ऐसे जो स्थल भाग को कहते हैं द्वीप कहते हैं। तो ऐसे 2 द्वीपीय देश दक्षिण में हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी चर्चा हमने यहाँ पे की थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो ये सारे हमारे पड़ोसी देश हो गए। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में ही जो श्रीलंका है उसके बीच में पाक जल संधि स्थित है। यहाँ पे हम देखेंगे ये पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। पाक जल संधि यानी ऐसा स्थल का द्वीपीय भाग, पतला भाग जो 2 जल को मिलाता है। संधि मतलब मिलाना। 2 जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला स्थल का छोटा सा भाग जल संधि कहलाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में यही जो स्थलीय छोटा छोटा भाग है, टुकड़ा है, जो इधर मन्नार की खाड़ी और उत्तर में पाक की खाड़ी को मिलाने वाला जो स्थलीय भाग है उसी को कहते हैं पाक जल संधि। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी बताया गया और उत्तर में पाक की खाड़ी स्थित है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स भी दें क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं। थैंक यू।